मैं अमित आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफ़े में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का पहली बुक का चौथा चैप्टर जिसका नाम है कार्यपालिका। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? तो कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। ये जो है वो देश का शासन चलाने में हमारी सहायता करते हैं। और संविधान क्या करता है, इनके बीच में ऐसा तालमेल बनाता है जिससे क्या होता है कि एक दूसरे पर निर्भर हो, मतलब किसी को इतनी अधिक शक्ति प्रदान नहीं करता कि वो दूसरे के ऊपर अपना प्रभाव डाल सके। और ये एक दूसरे के प्रति जवाबदेही भी होते हैं, जिससे इनके निरंकुश होने की जो संभावना होती है वो समाप्त हो जाती है। हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले जानने वाले हैं कार्यपालिका के बारे में, इसके बाद हम विधायिका और न्यायपालिका के बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। पहला है आपका कार्यपालिका। तो कार्यपालिका क्या है, सरकार में इसकी क्या भूमिका है, इन सब के बारे में जानेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि कार्यपालिका है क्या। तो यह सरकार का वह अंग होता है जो कानूनों और नियमों को या फिर जो भी विधेय बनता है, जो भी कानून बनते हैं, उन सबको लागू करवाने का कार्य करता है। यानी इनको कार्यपालिका का मुख्य काम जो होता है वो कानून को लागू करवाना होता है देश के अंदर, राज्य के अंदर। अब ये कार्यपालिका दो प्रकार की जैसे हम देखते हैं, एक होती है कि स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। तो स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका क्या है? तो जब हम जब चुनाव होता है, हम एमपीज़ को चुनते हैं, तो उसके अंदर हमारा प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनको हमारे द्वारा चुना जाता है। और जितने भी सांसद होते हैं इनको हम चुनते हैं। मंत्रिपरिषद का मतलब जो चुनते हैं, हमारे लोकसभा चुनाव होते हैं उसके माध्यम से जो हम इन्हें चुनते हैं। तो ये होते हैं 5 वर्ष के लिए। तो ये अस्थायी कार्यपालिका होते हैं जो केवल 5 वर्ष के लिए होते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति भी मतलब 5 वर्ष के लिए होती है, तो ये भी एक अस्थायी कार्यपालिका का भाग होते हैं। जबकि कुछ स्थायी कार्यपालिका में आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो आपके राज्य के पुलिसकर्मी आदि जो होते हैं, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज के लोग जो होते हैं, ये सब स्थायी कार्यपालिका में होता है। क्योंकि इनका जो कार्यकाल वो मतलब कि इनको हम नहीं चुनते, ये अपनी योग्यता के आधार पर रहते हैं। और इनका कार्यकाल जब तक इनकी मतलब रिटायरमेंट नहीं हो जाती है तब तक इनका हटाया नहीं जा सकता इनको वहाँ से। तो ये है स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के बीच में अंतर। भारत में जो है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, तो हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी इसको जानने से पहले हम थोड़ा ये देखते हैं कि जो पोस्ट होती है, जैसे राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति क्या सभी देशों में एक समान शक्तियाँ रखता है? तो इसका जवाब नहीं है। राष्ट्रपति जो आपका अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और भारत के राष्ट्रपति की मैं तुलना करूं तो आप देखेंगे कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ ज़्यादा होती है। अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो लोगों के द्वारा होता है, जबकि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से नागरिक नहीं करते, हम लोग नहीं करते हैं। वह राष्ट्रपति चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें आप देखेंगे कि नागरिक भाग लेते हैं। इसलिए जो आपको मतलब कि भारत के अंदर जो है वो आपको अधिकतर न्यूज़ चैनल्स पे प्रधानमंत्री दिखाए जाते हैं, और वहाँ पर अमेरिका के अंदर आपको राष्ट्रपति दिखाया जाता है अधिकतर न्यूज़ चैनल्स पे। मतलब जब भी आप देखेंगे न्यूज़ को, अमेरिका के अंदर क्या है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली है, जिसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियाँ होती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संसाधनात्मक व्यवस्था है जिसके अंदर क्या होता है कि असली शक्तियाँ यानी कार्यकारी जो शक्तियाँ होती हैं ना, वो सरकार के मुखिया यानी प्रधानमंत्री के पास होती है। अब हम और भी देशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि आपका जो रशिया हो गया, रूस जो हो गया, वहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का मुखिया होता है, जबकि सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को हटा नहीं सकता उसके पद से। इटली के अंदर भी संसाधनात्मक प्रणाली है, जिसके अंदर क्या है कि सरकार का मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है और राज्य का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। कनाडा के अंदर जो है संवैधानिक राजतंत्र है और संसाधनात्मक व्यवस्था है, जिसमें राज्य का मुखिया यानी देश का मुखिया जो होता है वो रानी होती है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं, और जो सरकार का मुखिया होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। जर्मनी के अंदर क्या है, तो राष्ट्रपति के पास नाम मात्र शक्तियाँ हैं और जो वास्तविक शक्तियाँ हैं कार्यकारी वो उनके पास है, चांसलर के पास है।
तो अभी हमने देखा कि ये जो मतलब कार्यकारी शक्तियों का जो बंटवारा है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से है। आपके सामने जो एक PDF फाइल खुल रही है उसके में आप इसके बारे में जानेंगे, ठीक से हम कंपैरिजन करेंगे। ये देखिए कार्यपालिका के प्रकार। पहला आपका आता है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, जिसके अंतर्गत 2 हैं। पहला है संसदीय। तो संसदीय में क्या है, सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। जैसे भारत में है कि सरकार का जो प्रमुख होता है उसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। वो विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है। मतलब जो संसद में जब ये बैठते हैं तो ये बहुमत दल के नेता होते हैं, मतलब इनको जनता बहुमत से चुनती है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। मतलब वो संसद में जब भी मतलब इनकी कोई योजनाएं लागू करते हैं और संसद उनके बारे में पूछता है तो ये उनके लिए उत्तरदायी होते हैं, मतलब उनको जवाब देने के लिए बाधित होते हैं। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। और जो इस व्यवस्था में क्या होता है, जो देश का प्रमुख राजा भी हो सकता है और राष्ट्रपति भी हो सकता है। मतलब जहाँ राजा की व्यवस्था है वहाँ राजा होता है, जहाँ राष्ट्रपति की व्यवस्था है वहाँ राष्ट्रपति भी हो सकता है। तो राजा की व्यवस्था कहाँ पड़े, तो जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, जैसे कनाडा इसका एग्जाम्पल हो गया। और राष्ट्रपति का मतलब आपका संसदीय गणतंत्र हो गया, जहाँ पर जैसे भारत इसका एग्जाम्पल हो गया। अब अगला है आपका, देखो सेकंड पार्ट है जो इसी का है, वो अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अब अगला देखो ये रहा, जो एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। मतलब एक व्यक्ति के पास अधिक शक्ति चली आती है। तो ये है आपकी अध्यक्षात्मक प्रणाली। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। जैसे अमेरिका के अंदर है कि वो देश का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है, क्योंकि ये जनता के द्वारा चुना जाता है। मेन बात ये है, राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चुनाव उनके द्वारा होता है और वह विधायिका के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता। बात करेंगे भारत में संसदीय कार्यपालिका के बारे में। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो भारतीयों के पास 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम में जो संसदीय प्रणाली थी उसका अनुभव हो चुका था। और भारतीय संविधान के निर्माता जो थे वो एक ऐसी संविधान की कल्पना कर रहे थे, मतलब एक ऐसे शासन, एक ऐसे कार्यपालिका की कल्पना कर रहे थे जो जनता की हितों की, जो जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सके। अब उस वक्त मुख्य तौर पर हम दो प्रकार की व्यवस्था को देखते हैं, शासन प्रणाली को देखते हैं, जिसमें क्या होता है, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और एक संसदीय शासन प्रणाली है। तो हमने देखा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर व्यक्ति के हितों की जो पूर्ति हो इसकी गारंटी कम हो जाती है। और उसके अलावा जो राष्ट्रपति होता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर, वो विधायिका के प्रति जवाबदेह भी नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखकर हमने जो है संसदीय शासन प्रणाली में को अपनाया। संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका को शक्तियाँ तो प्रदान की, साथ में ऐसी व्यवस्था भी की कि जिससे जनता उन शक्तियों को नियंत्रित भी कर सके। तो हाँ, इसलिए हमने इस व्यवस्था को अपनाया था। हम बात करेंगे कि हमारे भारत में जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं और उसका निर्वाचन कैसे होता है। तो भारत के अंदर जो है राष्ट्रपति का जो निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। वो इसमें जो सांसद और विधायक जो होते हैं वो भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। और आपने इसके बारे में लास्ट वाली वीडियो में देखा ही होगा, यदि नहीं देखा है तो उस वाली वीडियो में जाकर इस जो पद्धति है समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, इसके बारे में आप वहां जाकर देख लें। राष्ट्रपति जो होता है वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, मतलब वो 5 वर्ष तक रहता है, ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। लेकिन जो राष्ट्रपति होता है वो उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो संसद में बहुमत दल का नेता होता है। यदि राष्ट्रपति जो है वो संविधान का उल्लंघन करता है तो संसद उस पर महाभियोग लगाकर उसको उसके पद से हटा सकती है। ये जो महाभियोग का सिस्टम होता है, मतलब कि संसद में उसको 2/3 भाग से बहुमत प्राप्त करके पास करना होता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक अनुच्छेद के बारे में बताना चाहता हूँ।
संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद भाग 1, ये कहता है कि राष्ट्रपति को अपने कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, उससे सलाह लेनी होती है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से असंतुष्ट रहता है तो वह मंत्रिपरिषद को दोबारा से विचार करने को कह सकता है इस किसी विषय पर, किसी भी विधेयक पर। यदि मंत्रिपरिषद उसको दोबारा से राष्ट्रपति के पास सलाह मशवरा करके दोबारा भेजती है, तब जो राष्ट्रपति है वह उसी अनुसार ही कार्य करेगा। मैंने यहाँ पर कहा कि वह उसी अनुसार ही कार्य करेगा। यहाँ पर ही का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि पुनर्विचार के बाद दोबारा से राष्ट्रपति के पास वही सेम विधेयक यानी सेम कानून या सेम विचार जब पहुंचता है राष्ट्रपति के पास, तो उसको इनकार नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ थोड़ी सीमित कर दी गई हैं। अभी तक हमने जो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, उससे आपके मन में ये छवि बन गई होगी कि राष्ट्रपति तो मतलब उनके पास कोई शक्ति ठीक से होती नहीं है, वो अपनी इच्छा से कोई काम कर ही नहीं पाता है, उनकी कोई वास्तविक शक्तियाँ नहीं होती है। इस प्रकार की इमेज आपको थोड़ी थोड़ी बनना शुरू हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान ने राष्ट्रपति के पद को गरिमामय और प्रभुत्वपूर्ण भी बनाया हुआ है। इसको हम इस प्रकार समझते हैं। उसकी जो पहली शक्ति क्या होती है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि कोई भी कानून है या कोई विधेयक है जो जनता के हित में नहीं है, जो देश के कल्याण में नहीं है, तो वह उसको दोबारा से सरकार को वापस कर देता है कि इसको भाई दोबारा सोचो, इस पर दोबारा पुनर्विचार करो। तो पहला तो उसका शक्ति ये हो गया। दूसरा जो उसकी शक्ति होती है वो सरकार यानी राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद से, मंत्री से उनका किसी भी कार्य का ब्यौरा मांग सकता है। मतलब वो मंत्री कैसे काम कर रहे हैं और कैसे काम, मतलब क्या क्या डिटेल है काम की, उनके कार्यों की, उन सभी योजनाओं के बारे में राष्ट्रपति सूचना लेने का अधिकार रखता है। एक विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो बढ़ जाती हैं। अब 1977 से पहले, 1977 से पहले क्या था कि लगभग एक ही पार्टी की सरकार बनती आ रही थी। 1977 के बाद यानी 1977 के बाद क्या हुआ कि गठबंधन का युग शुरू हो चुका था। और गठबंधन के युग में क्या होता था कि आपको पता ही है कि किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति का जो मतलब जो छवि है वो थोड़ा निखर कर सामने आता है। वो कैसे है, वो अनेक पार्टियों को मौका देता है कि आप अपना बहुमत सामने मतलब पेश करें और फिर सरकार बनाएं। यहाँ पर जब देखता है कि अनेक पार्टी बहुमत का दावा करती है, तो यहाँ पर वो प्रधानमंत्री को चुनने के लिए उसके पास विशेष अधिकार होता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि राष्ट्रपति की ये सारी शक्तियाँ होती है। आपातकाल की स्थिति में भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। राष्ट्रपति जो होता है वो संघ कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो एक राज्य के अंदर जैसे मान लीजिए कि आप बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जो होता है, इसमें मतलब कि राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ कौन रखता है? क्योंकि एक राज्य के अंदर जो सरकार का मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और एक राज्य के अंदर जो राज्य का मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है। यानी कंपैरिजन करें एक राज्य की और देश की तुलना में, तो राष्ट्रपति जो होता है वो देश के मतलब संघ कार्यपालिका का मतलब एक अंग होता है। और जो राज्य में मतलब हरियाणा, उत्तर प्रदेश या किसी और राज्य के अंदर देखेंगे आप, तो उस राज्य का जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है। और मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री जो संघ के मुख्यमंत्री होते हैं, मतलब पूरे देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, और एक राज्य में जो सरकार का मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस थे। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की इतनी चर्चा के बाद हम थोड़ा सा ध्यान डालते हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर। उपराष्ट्रपति जो है उसका चुनाव भी होता है बिल्कुल जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बस दोनों में फ़र्क इतना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यानी राज्यसभा का वो जैसे कोई उपराष्ट्रपति बन जाता है, वो राज्यसभा का ऑटोमेटिक ही पदेन अध्यक्ष भी बन जाता है। उपराष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती है वो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको हटा दिया जाता है, या फिर ये कह लो कि जब राष्ट्रपति की समय से पहले मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे केसेस में जो है उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के सारे कार्यकारी शक्तियाँ अपने पास रख लेता है जब तक कि एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता। इसका एक एग्जाम्पल है फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद, जो कि राष्ट्रपति थे, हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे। उनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती जो उपराष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने उसका कार्यभार संभाला। अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की। अब
जैसे आपको पता है कि बिना प्रधानमंत्री के हम राजनीतिक कार्यकारी शक्तियों की चर्चा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वास्तविक जो शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री के पास ही होता है। क्योंकि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो प्रधानमंत्री की वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कोई कार्य करते हैं, और उसी मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, तो वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। और प्रधानमंत्री होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। जैसे अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे 2019 के अंदर, उसके अंदर आपको पता होगा कि भाजपा की 543 में से 303 सीटें थी, मतलब उन्होंने आधे से अधिक सीट प्राप्त करके बहुमत मतलब प्रमाणित किया था, और वो प्रधानमंत्री रहे तब से लेकर अभी तक, तब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके सामने। और इसके अलावा भी रहेंगे, क्योंकि अभी उनका कार्यकाल 2019 शुरू हुआ है तो 24 तक वो रहेंगे। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद ना क्या हुआ था कि शुरुआत के लगभग 3 दशकों तक कांग्रेस ही लगातार बहुमत बना रही थी। अब और उसके बाद 1989 के बाद क्या हुआ कि अब अनेक पार्टियां उभरी, और वहाँ पर किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था। तो यहाँ से शुरू होता है गठबंधन का दौर। अब गठबंधन में क्या होता है कि जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है तो वो अनेक पार्टियां सामने आती है, और वो आपस में कुछ तालमेल बिठाकर एक बहुमत जितनी सीट के लिए बहुमत चाहिए होता है उतनी सीट बनाकर फिर वो किसी जो मतलब प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। इसका एक एग्जांपल देखेंगे 1996 के चुनाव के अंदर। 1996 के चुनाव में क्या हुआ था कि भाजपा ने 13 दिनों की सरकार बनाई थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो केवल 13 दिन के प्रधानमंत्री बने थे। इसका मतलब ये हुआ जैसे ही आपका बहुमत विखंडित हो जाता है, यानी बहुमत चला जाता है, तो वहीं पर क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है बहुमत के समाप्त होने के साथ ही वो अपने पद से हट जाता है। बात करेंगे मंत्रिपरिषद के आकार की, तो 91वें संशोधन 2003 के बाद इस संशोधन को लाया गया। इससे पहले क्या होता था कि समय की मांग और परिस्थितियों के अनुसार ना मंत्रिपरिषद की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन इससे और क्या हो जाता था कि जो पार्टी के सदस्य थे ना, वो अन्य सांसद के अन्य सदस्यों को मंत्री बनने का लालच देकर ना उनको अपनी तरफ करने का प्रयास करते थे, क्योंकि यहाँ पर मंत्री के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि इस संशोधन के बाद ऐसा हो गया कि लोकसभा चाहे राज्य की विधानसभा के अंदर कुल सीटों का केवल 15% ही मंत्री बनेंगे। तब से ये व्यवस्था अभी तक लागू की गई है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा को उत्तरदायी होता है। यदि वो अपना विश्वास लोकसभा में खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। अब यदि कोई मंत्रिमंडल की नीति से या निर्णय से सेटिस्फाई नहीं है तो या तो उसे त्यागपत्र देना पड़ जाता है या उसे स्वीकार कर लेना पड़ जाता है, क्योंकि जो निर्णय या जो नीति पूरे मंत्रिमंडल द्वारा ली जाती है उसे सभी मंत्रियों को स्वीकार करना पड़ता है। भारत सरकार में प्रधानमंत्री का जो स्थान है वो सर्वोपरि है, यानी प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिमंडल का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिमंडल का अस्तित्व प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद ही होता है। प्रधानमंत्री जो है वो भारत के राष्ट्रपति, संसद और मंत्रिमंडल के बीच एक सेतु का काम करता है, मतलब इन तीनों को जोड़े रखता है। और इसीलिए हमारे भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने इस प्रधानमंत्री पद को केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी थी। भारत के मतलब प्रधानमंत्री के मृत्यु के हो जाने के बाद पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। लेकिन यदि कोई मंत्री की मृत्यु हो जाती है या उस मंत्री को हटा दिया जाता है या वो मंत्री त्यागपत्र दे देता है तो केवल वो मंत्री का सीट खाली हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री अनेक प्रशासनिक मामलों में सम्मिलित होता है और नीतियाँ निर्माण करता है। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो आपको लोकसभा पर नियंत्रण करते हैं, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करते हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मामलों पर मतलब एक नेता की छवि के रूप में दिखाई देते हैं। वो एक राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर भी एक राष्ट्र की छवि का मतलब वो प्रतिनिधित्व करते हैं। अब बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ हैं वो क्या सभी परिस्थितियों में एक समान है, तो ऐसा नहीं है। 1989 से पहले क्या होता था कि अधिकतर बहुमत दल से सरकार बनती थी, मतलब एक ही पार्टी का आधिपत्य था जो कि था कांग्रेस। तो वहाँ पर जो प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ थी वो निर्विवाद थी। 1989 के बाद क्या हुआ कि किसी भी एक पार्टी को मतलब आपने ऐसी बहुत सारे एग्जांपल देखे जी कि किसी भी एक पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला, और जब पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो सरकारों को बहुत सारी पार्टियों को यानी कम से कम कुछ एक पार्टियों को लेना पड़ता है ताकि वो एक बहुमत तक पहुँच जाए। तो जब बहुमत का यानी गठबंधन का जो युग शुरू हुआ तब जाके प्रधानमंत्री
जी की थोड़ी सी शक्तियों में कमी आई। वो किस प्रकार से आई मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि पहले जब बहुमत नहीं मिलता किसी पार्टी को तो वहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ जाती है। वो उसका राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री के चयन में फिर विशेष भूमिका निभाता है। दूसरा, यदि प्रधानमंत्री अगर यदि कोई दल जो है अगर वो गठबंधन से अपना सरकार बनाता है या बहुमत प्राप्त करता है तो वो दूसरे पार्टी के नेताओं को भी मंत्रिमंडल देने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि यदि वो दूसरे पार्टी को मंत्रिमंडल नहीं देगा तो फिर वो अपना बहुमत मतलब अपना हाथ छीन लेंगे, अपना हाथ पीछे कर लेंगे और फिर सरकार गिर सकती है। तीसरा क्या होता है आपका कि वो किसी भी काम को करने के लिए संसद के सभी सदस्यों से उसको पूछना पड़ता है। यहाँ पर भी उसकी शक्तियों का मतलब आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो पीछे चली गई है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से केवल अपनी ही पार्टी के सदस्यों से नहीं पूछेगा, क्योंकि जिन्होंने उसकी पार्टी को बहुमत बनाने के लिए अपना सहयोग दिया है वो उनसे भी पूछेगा। तो ये सारी जो चीज़ें थी हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री है उनकी अलग अलग परिस्थितियों में कैसे कैसे शक्तियाँ हो जाती हैं। हम अब आगे जो है हम नौकरशाही के बारे में बात करने वाले हैं स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही की। ये नौकरशाही से मतलब क्या है, तो ये इनमें वो सदस्य होते हैं जो किसी चुनाव के द्वारा चयन नहीं किया जाता इनका, मतलब इनको हम इलेक्ट नहीं करते, ये नॉन इलेक्टेड होते हैं और ये अपनी योग्यता के आधार पर उस प्रशासनिक सेवा में सदस्यता लेते हैं यानी भाग लेते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ नौकरशाही से हम मैक्सिमम जो हमारा ध्यान जाता है वो IAS IPS ऑफिसर्स के बारे में हम इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक, अब IAS IPS ऑफिसर जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये सरकार के मंत्रियों को उनके नीतियों के निर्माण में उनकी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, उनकी सहायता करते हैं और उसी नीतियों निर्माण को समाज में लागू करने का भी उत्तरदायित्व भी इनका होता है। ये नौकरशाही होती है, इनसे अपेक्षा की जाती है कि ये किसी एक राजनीतिक दृष्टिकोण का पक्ष नहीं ले, मतलब ये तटस्थ रहे, किसी भी परिस्थिति में ये मतलब कि किसी राजनीतिक प्रश्न में काम न करें और किसी एक राजनीतिक दल का पक्ष न लें। बात करेंगे कि ये जो नौकरशाही है इसकी जो भर्ती की प्रक्रिया वो काफ़ी जटिल होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पोस्ट है वो काफ़ी ऊंची पोस्ट होती है। तो इसके लिए केंद्र सरकार क्या करता है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना करता है, जो इन ऐसे लोगों को जो IAS IPS लेवल के लोगों को जो भर्ती करती है उनके भर्ती प्रक्रिया में भाग लेती है। इन लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जाँच के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, ऐसा अभी तक शायद नहीं हुआ कभी। जो आपको पता होगा जो आपके गांव के मतलब जो ज़िला होता है उस ज़िला का जो अधिकारी जो यानी कलेक्टर जो होता है वो IAS लेवल का अधिकारी होता है, लेकिन आपको पता है कि क्योंकि जो IAS IPS जो होते हैं वो केंद्र द्वारा ही चुने जाते हैं, तो इसलिए वो कुछ समय के लिए किसी राज्य के संबंध में काम कर सकते हैं, यानी राज्य का उन IAS IPS पर नियंत्रण रह जाता है जब तक वो राज्य के संबंध में काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये केंद्र सरकार द्वारा इनको चयन किया जाता है तो ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं, तो ये कभी भी केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। संविधान जो है यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरशाही में सभी वर्गों को सदस्यता मिले, इसलिए वह दलितों और पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण देता है। बाद में इन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों को भी शामिल किया और महिलाओं को भी शामिल किया सदस्यता के अंदर आरक्षण देकर। कुछ राजनीतिज्ञों का यानी कुछ लोगों का मानना है कि जब राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ जाता है नौकरशाही के अंदर तो वो एक खिलौना बन जाता है उनके लिए। हालांकि इनको चुनने के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी है, लेकिन फिर भी ऐसा मतलब संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मतलब इनको राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने का कोई उपाय हो। तो इसी और ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है कि नौकरशाही का जनता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। तो ये सारी चीज़ें थी हमने जो पढ़ा कार्यपालिका के बारे में। अगला जो चैप्टर है वो विधायिका का होगा, अब हम उसमें मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए यदि कोई सुझाव आप दे सकते हैं तो।